हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं अपने चैनल जेडेक्स मैथ पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ की बुक का 11th चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। आज के हम लेक्चर में सीखेंगे एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर क्यों होती है, सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेगमेंट के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है सर्कमफेरेंस, जिसको सी से डिनोट किया जाता है ऑफ अ सर्कल। सिंपलिसिटी के लिए हम सर्कमफेरेंस को सी से डिनोट कर देते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है। अगर आपने यहाँ पर एक थ्रेड रखा है, यहाँ पर आपने कोई धागा रखा, उस धागे का एक चक्कर कंप्लीट कर दिया सर्कल की बाउंड्री पे रहते हुए, तो जो धागे की लंबाई आपने खोल के नापी, वो धागे की लंबाई सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होगी। ये एक और एग्जांपल, आप एक सर्कुलर पार्क पे हो, कंप्लीटली सर्कुलर पार्क पे आप खड़े हो और आप रन करना स्टार्ट करते हो, आप दौड़ना स्टार्ट करते हो। तब आप दौड़ के दोबारा अपने इनिशियल पॉइंट पे आओगे जहाँ से आपने दौड़ना स्टार्ट करा था। तब जो आपने डिस्टेंस कवर करा वो डिस्टेंस होगा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये एक और एग्जांपल आप कह सकते हो। मान लीजिए आपने इस सर्कल की बाउंड्री पे, आपके पास कोई कॉइन है, कॉइन, और आपने कॉइन की बाउंड्री पे एक पेंट कर दिया और फिर आपने कॉइन को रोल करा, इस तरीके से रोल करा कि जहां से वो स्टार्ट हुआ है रोल करना वहीं पर आके रुक जाए। तो जो पाथ ट्रेस होगा उस पेंट से जो आपने बाउंड्री पे किया है कॉइन की, वो लेंथ होगी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो उम्मीद करता हूँ आपको सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल तो पता ही होगी। सर्कल के चारों ओर की जो टोटल लंबाई है वो होती है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो देखिए, मैं आपको कुछ एक्टिविटी करने के लिए देता हूँ। आप एक सर्कल ड्रॉ कीजिए अपनी कॉपी पे जिसका डायमीटर कितना हो 7 सेंटीमीटर। आप ऐसा कैसे करोगे, आपको पता है डायमीटर होता है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है डायमीटर की हाफ। तो 7 सेंटीमीटर बाय 2 और कैंसिल आउट करके आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको 3.5 सेंटीमीटर की एक रेडियस लेनी है और कंपास की मदद से, पॉइंटर और पेंसिल की हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ करना है। आप देखोगे अगर आप एक डायमीटर 7 सेंटीमीटर का लेते हो तो सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर आएगी। आपको कैसे पता लगा कि सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर है। आप इस सर्कल की बाउंड्री के किसी भी पॉइंट पे एक थ्रेड रखोगे और थ्रेड को सर्कल की बाउंड्री से होते हुए कंप्लीट राउंड कंप्लीट करवाओगे। जैसे ही आपने थ्रेड सर्कल की बाउंड्री पे रखा और एक राउंड कंप्लीट करा उस थ्रेड का सर्कल के ऊपर, उसके बाद उस थ्रेड को खोला, वो जो धागा आपने सर्कल के ऊपर रखा था जिसने सर्कल का एक चक्कर लगाया, उस धागे को खोला, वो धागे की लंबाई नाप ली। जितनी धागे की लंबाई होगी वही सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होगी। तो धागे की लंबाई आएगी, लेंथ ऑफ थ्रेड आएगी 22 सेंटीमीटर, तो सर्कमफेरेंस क्या होगी 22 सेंटीमीटर। फिर एक और आप सर्कल ड्रॉ कीजिए जिसका डायमीटर ले लीजिए 14 सेंटीमीटर। जब आप 14 सेंटीमीटर का सर्कल कैसे ड्रॉ करोगे, डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, रेडियस क्या होती है डायमीटर का हाफ, तो 14 सेंटीमीटर बाय 2 कैंसिल आउट करके रेडियस आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो आपको स्केल की मदद से 7 सेंटीमीटर की लेंथ लेके और यहाँ पर पॉइंटर रखोगे सेंटर पे और बाउंड्री पे पेंसिल रखोगे और एक कंप्लीट सर्कल ड्रॉ कर दोगे। जैसे आप सर्कल ड्रॉ करोगे, अगर आपने डायमीटर 14 सेंटीमीटर लिया होगा तो आप देखना सर्कमफेरेंस नाप के आएगी 44 सेंटीमीटर। फिर से आप सर्कल की सर्कमफेरेंस कैसे नाप सकते हो, आपको फॉर्मूला तो भी पता नहीं है, पता भी होगा तो भी लगाना मत, क्योंकि मैं फॉर्मूले का डेरिवेशन दे रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, सर्कल के किसी भी बाउंड्री पॉइंट पर एक धागा रखना और धागे को एक चक्कर कंप्लीट करवा देना सर्कल का। फिर उस धागे को खोल के उसकी लंबाई नाप लेना, जो धागे की लेंथ होगी। हाँ, धागा जो आपका थ्रेड है वो बिल्कुल टाइट रहना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए कहीं से। तो जो धागे की लंबाई होगी वही सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होगी। तो आप देखोगे धागे की लंबाई 44 सेंटीमीटर आएगी, तो सर्कमफेरेंस भी 44 सेंटीमीटर हो गई। ये एक्टिविटी आपको मदद करेगी, जो मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूँ वो कैसे आया। इसी प्रकार से सिमिलरली आपको एक और ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसका डायमीटर है 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर का सर्कल कैसे ड्रॉ करोगे, डायमीटर है 21 सेंटीमीटर, रेडियस क्या होती है डायमीटर की हाफ, तो 21 सेंटीमीटर बाय 2 और कैंसिल आउट करके रेडियस आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। तो स्केल की मदद से 10.5 सेंटीमीटर लेके यहाँ पर पॉइंटर रखना, यहाँ पर पेंसिल रखना और एक कंप्लीट सर्कल ड्रॉ कर देना। अब आपने डायमीटर क्या लिया, आपने डायमीटर सर्कल का लिया है 21 सेंटीमीटर। फिर आप इसकी सर्कमफेरेंस नापोगे। सर्कमफेरेंस कैसे नापोगे, सर्कल के किसी भी बाउंड्री पॉइंट पे आपको एक थ्रेड रखना है, एक धागा रखना है और धागे की मदद से एक कंप्लीट राउंड सर्कल के ऊपर लगाना है। जैसे ही आप सर्कल के ऊपर धागे का कंप्लीट राउंड कंप्लीट करोगे, उस थ्रेड को खोल के, उस धागे को खोल के उसकी लंबाई नाप लेनी है। जितनी धागे की लंबाई होगी उतनी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होगी। तो आपको सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल मिलेगी 66 सेंटीमीटर। सेम
प्रोसीजर आपको इन दोनों एग्जाम्पल के लिए भी परफॉर्म करना है। जब आप डायमीटर 28 सेंटीमीटर लोगे तो आपको सरकमफेरेंस 88 सेंटीमीटर मिलेगी। जब आप डायमीटर 35 सेंटीमीटर लोगे तो आपको सरकमफेरेंस 110 सेंटीमीटर मिलेगी। तो एक्टिविटी आप परफॉर्म करोगे। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि डायमीटर और सरकमफेरेंस में क्या रिलेशन है, ध्यान से देखिए। डायमीटर जैसे ही मैं बढ़ाता हूँ सरकमफेरेंस भी बढ़ जाती है, डायमीटर जैसे मैं बढ़ाता हूँ सरकमफेरेंस भी बढ़ जाती है। पहले डायमीटर 7 था, सरकमफेरेंस 22 थी। जैसे मैंने डायमीटर 14 सेंटीमीटर करा, सरकमफेरेंस 44 सेंटीमीटर हो गई। जैसे मैंने डायमीटर 21 सेंटीमीटर करा, सरकमफेरेंस 66 सेंटीमीटर हो गई। तो एक्टिविटी आपको घर पे परफॉर्म करनी है। जैसे आप एक एक्टिविटी घर पे परफॉर्म करोगे आपको एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि सरकमफेरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द डायगोनल। डायगोनल की लेंथ ज़्यादा है तो सरकमफेरेंस भी ज़्यादा है। ये ऑब्वियस बात है, क्योंकि डायमीटर बड़ा होगा तो सर्कल बड़ा बनेगा, अगर सर्कल बड़ा बनेगा तो उसकी बाउंड्री भी ज़्यादा ही होगी। तो आपको अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ डायमीटर और सरकमफेरेंस में रिलेशनशिप क्या है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि कुछ जोड़ के सरकमफेरेंस आ रही है तो देखते हैं सही है या नहीं। 7 में क्या जोड़ेंगे, 22 आए, आपका आंसर हो सकता है 15। 7 में 15 जोड़ेंगे तो सरकमफेरेंस आ सकती है। तो आप एक ये लोकल फॉर्मूला बना सकते हो कि डायमीटर में 22 सेंटीमीटर जोड़ के सरकमफेरेंस आती है। पर क्या ये सही है? इस एग्जाम्पल के लिए तो सही हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे देखते हैं, क्या 44 में 22 जोड़ के 44, क्या 14 में 22 जोड़ के 44 आएगा? तो इसका जवाब है नहीं। आप चेक भी कर सकते हो। जैसे ही आप 14 रखोगे, 14 सेंटीमीटर प्लस 22 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर, जो कि 44 सेंटीमीटर नहीं है। तो यहाँ पर ये जो आपने लॉजिक लगाया कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है और रिलेशन है प्लस का, वो तो गलत हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं इनमें मैं आपसे कह रहा हूँ कैलकुलेट कीजिए C/D। C क्या है? सरकमफेरेंस, और D क्या है? डायमीटर। तो आप यहाँ पर फाइंड आउट क्या कर रहे हो? आप रिलेशन निकाल रहे हो सरकमफेरेंस और डायमीटर के बीच में। ये है रेशियो। ये क्या होता है? रेशियो। तो आप रेशियो फाइंड आउट कर रहे हो। अब देखिए क्या आएगा। पहला केस लेते हैं। पहले केस में रेशियो निकालते हैं। रेशियो फर्स्ट केस में तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सरकमफेरेंस डायमीटर। फर्स्ट केस में हमारी सरकमफेरेंस कितनी थी? 22 और डायमीटर कितना था? 7। नेक्स्ट केस लेते हैं रेशियो सेकंड में हमारी सरकमफेरेंस कितनी थी? सरकमफेरेंस बाय डायमीटर। केस 2 की सरकमफेरेंस डिवाइड बाय केस 2 का डायमीटर। सरकमफेरेंस थी हमारी 44 और डायमीटर थी हमारी 14। फिर से कैंसिल आउट कर दीजिए। कैंसिल आउट करके आपको क्या मिलेगा? 22/7। 2 से कैंसिल आउट करा, 2 के टेबल में कितनी बार में आता है? 22 टाइम्स, और 2 के टेबल में 7 टाइम्स। एक छोटी सी चीज़ और, ये एक्यूरेट रेशियो आपको नहीं मिलेंगे, पर तब आप ये रेशियो निकालोगे तो लगभग ऐसे मिलेंगे। मेरा कहने का पॉइंट ये है कि जैसे आप इसकी सरकमफेरेंस नापोगे आपको एग्जैक्ट 44 सेंटीमीटर नहीं मिलेगा। 44 सेंटीमीटर से कुछ मिलीमीटर, कुछ माइक्रोमीटर ज़्यादा ही मिलेगा, पर वो आपके स्केल में मेजर होंगे नहीं, तो आपको रीडिंग तो 44 ही मिलेगी। इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। ऐसे ही आप थर्ड रेशियो लीजिए। रेशियो थर्ड रेशियो के लिए हम थर्ड सरकमफेरेंस को थर्ड डायमीटर से डिवाइड कर देंगे। थर्ड सरकमफेरेंस कितनी है? 66 और डायमीटर कितना है? 21। फिर देखिए 3 से इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। 3 से कैंसिल आउट किया 22 और 3 से कैंसिल आउट करा 7। फिर से रेशियो 4 निकालिए, तो आप फोर्थ रेशियो निकालेंगे तो सरकमफेरेंस क्या लेंगे? सरकमफेरेंस C4 और डायमीटर D4। 4 केस की सरकमफेरेंस, 4 केस का डायमीटर। तो सरकमफेरेंस की वैल्यू पुट करिए, डायमीटर की वैल्यू पुट करिए। फिर से 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, 4 से 2 और 4 से कैंसिल आउट हुआ 7। तो आप एक चीज़ देख रहे होगे कि हमेशा आप कोई भी सर्कल ड्रॉ कर लो, मैंने 5 केस बनाया, आप कितने भी केस बना के ट्राई कर सकते हो। ये एक्टिविटी हमें क्या रिप्रेजेंट करती है? एक्टिविटी हमें क्या प्रेजेंट करने के देना चाहती है? ये एक्टिविटी कह रही है कि किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो कांस्टेंट होता है। देखिए कांस्टेंट, जो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, चाहे ये जो आया रेशियो में आर है नहीं है, चाहे डी है नहीं है, तो किसी भी सर्कल की सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो क्या होता है? कांस्टेंट। रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट वैल्यू नियरली इक्वल है 22/7 के। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। हमें सरकमफेरेंस कैसे मिल रही है?
हमें सर्कमफेरेंस मिली है एक्टिविटी से। आप अलग अलग तरह के डायमीटर बनाओगे, डायमीटर की मदद से सर्कल ड्रॉ करोगे, सर्कल की पे फिर धागा रख के धागे की लंबाई नाप लोगे, एक चक्कर में कितनी हुई वो होगी सर्कमफेरेंस। फिर अगर आप सब सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो लोगे तो हर केस में आप सर्कल कितना भी बड़ा बना सकते हो, जो रेशियो आएगा वो नियरली 22/7 आएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला बनाना है तो देखिए सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर क्या आता है 22/7, ये नियरली सेंस में लिखा गया है। तो डायमीटर को उधर भेज दीजिए, डिवाइड बाय डायमीटर, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला बन जाएगा 22/7 इंटू डायमीटर। और 22/7 को हम क्या कहते हैं, 22/7 को हम क्या देते हैं पाई। नियरली पाई एक रैशनल नंबर है, 22/7 एक रैशनल नंबर है। एक्चुअल में जो सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, पर वो कांस्टेंट 22/7 नहीं होता, वो 22/7 नहीं होता, वो रेशियो होता है पाई। और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। ऐसे आगे भी चलती रहेगी। आपको याद करने के लिए मिनोमिक्स होता है, वो क्या होता है, कैन आई हैव अ स्मॉल कंटेनर ऑफ कॉफ़ी, इससे आप याद कर सकते हो। कैन आई हैव अ स्मॉल कंटेनर ऑफ कॉफ़ी, इससे आपको पाई की वैल्यू याद रखने में थोड़ी सी मदद मिल सकती है। कैन में 3 लेटर्स है, आई में 1 लेटर है और उसके बाद पॉइंट ये तो याद रखना पड़ेगा। हैव में 4 लेटर है, फिर 1, इसमें कितने लेटर हैं 5, ये हो गया 3 3 3 9 2 और ये कितना हो गया 6। ऐसे ही आगे भी चलती रहेगी। पाई एक रैशनल नंबर है, तो यहाँ पर डेसिमल एक दूसरे डेसिमल रिपीट नहीं करते। ऐसा नहीं है टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, ऐसा तो ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल हो सकता। ये एक रैशनल नंबर है तो आगे ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये जो रेशियो आया है ये हर केस में कितना आया था 22/7। तो सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है 22/7 और डायमीटर को मल्टीप्लाई कर दिया तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला बन गया। और सिंप्लिसिटी के लिए हम 22/7 को पाई मान लेते हैं। एक्चुअल में पाई और 22/7 एग्जैक्ट नहीं है, ये रैशनल है, रैशनल तो बराबर हो भी नहीं सकते। पाई की वैल्यू नियरली 22/7 के इक्वल होती है, क्योंकि पाई की वैल्यू देखिए फर्स्ट 3 डिजिट 3.14 और तो आप 22/7 को डिवाइड करोगे तो भी 3.14 ही आएगा। देखिए 1 बचा 0 पॉइंट, फिर आ गया 7, 3 बचा 0, फिर 4 बार में आ गया 28। इसीलिए हम ये वैल्यू आसानी से ले लेते हैं 22/7 पाई की जगह। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर्कल के एरिया का फॉर्मूला कहाँ से आया। तो देखिए पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। हमने अभी तक जितने भी सर्कल ड्रॉ करे उन सर्कल को ड्रॉ करने से हमें क्या मिला, हर सर्कल में हमने एक तो डायमीटर मेजर करा और एक उसी सर्कल की सर्कमफेरेंस मेजर करी, और तो हमने रेशियो लिया। तो सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट आ रहा था। और वो कांस्टेंट क्या आ रहा था, नियरली 22/7 आ रहा था। मैं नियरली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके स्केल में जो मिनिमम यूनिट है जिसे आप मेजर कर सकते हो वो मिलीमीटर से भी छोटी हो सकती है, पर आपके पास ऐसा स्केल नहीं है, तो इसीलिए नियरली 22/7 आ रहा था, 22/7 आ रहा था। तो इसीलिए C/D होता है 22/7 हर सर्कल के लिए। हमने इतनी सारी एक्टिविटी परफॉर्म करी, तो अगर D में उधर भेज दूँ तो ये क्या हो जाएगा, C की वैल्यू 22/7 इंटू D, और 22/7 को हम पाई से डिनोट करता है। एक्चुअल में दोनों अलग अलग है, समझाने के लिए पाई कह रहा हूँ। और D क्या होता है, अगर आपको याद हो मैं रेडियस निकालना था डायमीटर का हाफ से, तो 2 चला गया इधर, तो 2r = D। तो मैं D की जगह क्या पुट कर सकता हूँ 2r, और नंबर को आगे रख दीजिए, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला बन गया 2πr। तो ये हो गया सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला। अब आप इतना नोट डाउन कर सकते हो, फिर मैं आपको बताऊंगा एरिया ऑफ सर्कल πr² क्यों होता है। तो हमारा टॉपिक है एरिया को ऐसे डिनोट किया जाता है ऑफ अ सर्कल। ये एक सर्कल था जिसको मैंने डिवाइड कर दिया बहुत सारे स्लाइसों में। अब देखिए इतने सारे स्लाइसों को मैंने अरेंज करा, एक स्लाइस को ऐसे लगाया, एक को पलट के ऐसे लगाया, फिर एक को ऐसे, फिर पलट के, अल्टरनेट ऐसे लगा रखी है मैंने स्लाइस। ये कर्व वाला पार्ट बाहर है, दूसरी में यहाँ से जगह ज़्यादा थी क्योंकि रेडियस थी, तो ये वाला आर्क ऐसे लगा दिया। जैसे एक स्लाइस मैंने ये वाली उठाई, ये स्लाइस सीधी रख दी, फिर अगली स्लाइस ऐसे पलट के रख दी, फिर तीसरी स्लाइस सीधी रख दी, 4 स्लाइस पलट के रख दी, तो ये डायग्राम बन गया। ये डायग्राम रेक्टेंगल से मिल रहा है, आप कह सकते हो कि रेक्टेंगल जैसा नहीं है, तो मैं कहूँगा
कि आप इनफाइनाइट स्लाइस ले लीजिए या अप्रोचेस टू इनफाइनाइट स्लाइस ले लीजिए। तो आप बहुत सारी स्लाइस लोगे, एक सर्कल को डिवाइड करोगे बहुत ज़्यादा स्लाइसों में और उन्हें अरेंज करोगे, वो तो लगभग रेक्टेंगल ही बन जाएगा। इसके लिए मैं एक एनिमेटेड पार्ट वीडियो में ऐड कर दूंगा। तो अभी इतना समझिए, इस सर्कल की सरकमफेरेंस क्या थी? सरकमफेरेंस सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या थी? 2πr। ये थोड़ी देर पहले ही हमने प्रूफ करी। तब सरकमफेरेंस देखिए दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक पार्ट तो ये रहा, ये कर्व पार्ट है, और एक पार्ट नीचे वाला बॉटम वाला ये भी कर्व पार्ट है। तो टोटल सरकमफेरेंस कितनी है? तो हाफ सरकमफेरेंस कितनी होगी? हाफ ऑफ सरकमफेरेंस कह लीजिए, या फिर आप कह सकते हो सेमी सरकमफेरेंस। सेमी सरकमफेरेंस कितनी होगी? अगर पूरी सरकमफेरेंस होल सरकमफेरेंस 2πr है तो सेमी के लिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, πr आ गई। तो देखिए आधी सरकमफेरेंस ऊपर रही होगी, आधी सरकमफेरेंस नीचे रही होगी, तो नीचे वाली सरकमफेरेंस πr, ऊपर वाली सरकमफेरेंस भी क्या है? πr। ये पूरी की पूरी सरकमफेरेंस क्यों है? क्योंकि मैंने इस तरीके से अरेंज करा, एक स्लाइस उठाई ऐसे लगा दी, उसके बाद सेकंड स्लाइस उठाई उसको पलट के लगा दिया यहाँ पर, थर्ड स्लाइस सीधी लगा दी, फोर्थ स्लाइस को पलट के लगा दिया ऐसे, ताकि एक रेक्टेंगुलर सा शेप बन जाए। तो आप मुझे बताइए ये क्या है? ये जो रेक्टेंगुलर शेप आपको दिख रहा है, नियरली रेक्टेंगुलर, इसमें ये क्या है? आप ध्यान से देखो, इस स्लाइस को मैं उठा के दोबारा रखूंगा तो रेडियस है। ये क्या है? रेडियस। तो अब मैं अगर आपसे बोलूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये एक्चुअल में रेक्टेंगल नहीं है, अप्रोचेस टू रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल जैसा आपको अभी बेशक ना दिख रहा हो, पर अगर आप एक सर्कल की 2 लाख स्लाइस कर लो और फिर उन 2 लाख स्लाइस को ऐसे ही मर्ज करो जिस पैटर्न में मैंने मर्ज करी है, तो आपको बिल्कुल परफेक्ट रेक्टेंगल वो लगेगा। इसके लिए मैं एक एनिमेटेड वीडियो लगा दूंगा। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल नियरली रेक्टेंगल है, क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब मुझे ये बताइए लेंथ क्या है? इस रेक्टेंगल की लेंथ है πr और ब्रेथ क्या है? ब्रेथ है r। तो एरिया क्या बन गया? πr²। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया? πr²। और ये रेक्टेंगल किनसे बनाता है? इन सारी स्लाइसों के कॉम्बिनेशन से। तो अगर इस रेक्टेंगल का एरिया है πr² और ये सारी स्लाइस दोबारा अगर मैं इस सर्कल में लगा दूं तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। ये जो ढांचा सा सर्कल का दिख रहा है, अगर मैं उठा के ये स्लाइसेस में लगा दूं तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो सर्कल का एरिया भी आ गया πr²। एक बार मैं फिर से बता दूं, अभी तक मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया सर्कल की सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ये क्यों आया? मैंने आपको बताया बहुत सारे सर्कल ले लीजिए और आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। उन सर्कल का डायमीटर मेजर कीजिए और उनकी सरकमफेरेंस मेजर कीजिए। सरकमफेरेंस कैसे मेजर करोगे? बाय यूजिंग थ्रेड, धागे की मदद से आप मेजर करोगे। फिर आप देख सकते हो सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो हमेशा नियरली 22/7 आता है। अगर 22/7 आता है तो डायमीटर चला गया मल्टीप्लीकेशन में राइट हैंड साइड में, तो ये आ गया। और 22/7 जो होता है हम उसको पाई से डिनोट कर देते हैं। एक्चुअल में 22/7 और पाई अलग अलग है। अगर आपने 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा। और डायमीटर की वैल्यू पुट कर दिया। डायमीटर की वैल्यू क्या होती है? 2r। तो हमारा सरकमफेरेंस का फॉर्मूला बन गया था 2πr। अब बात करते हैं सर्कल का फॉर्मूला कैसे आया। आपने एक सर्कल को बहुत ज़्यादा स्लाइसों में डिवाइड करा और स्लाइसों को इस तरीके से अरेंज करा कि वो रेक्टेंगुलर लगे। ये आपको रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर रीजन नहीं दिख रहा, पर अगर आप इसकी बहुत ज़्यादा स्लाइस कर दो, 1000-2000 स्लाइस कर दो और फिर उन स्लाइसों को इसी तरीके से अरेंज करो जैसे मैंने किया है, तो जो फिगर फॉर्म्ड होगा वो फिगर रेक्टेंगल ही होगा।
उसके बाद क्या करा हमने, रेक्टेंगल। अब देखिए सर्कमफेरेंस ऊपर भी है नीचे भी है, क्योंकि यही तो है स्लाइस का कर्व पार्ट, नीचे वाला ऊपर वाला। तो टोटल सर्कमफेरेंस होती है 2πr। तो हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस है, सेमी सर्कमफेरेंस कितनी होगी, 2πr को 2 से डिवाइड कर दिया πr, मतलब πr नीचे है πr ऊपर है। और ब्रेथ क्या है रेक्टेंगल की, r। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करके जो रेक्टेंगल नियरली आपको लग रहा है उसका एरिया निकाल लिया। और ये सारे एरिया कहाँ से आए, ये सारी स्लाइस के एरिया मिलके 2πr² आ रहा है। ये सारी स्लाइस का एरिया मिलके क्या आ रहा है, πr²। और ये πr² कहाँ से आया, ये सारी स्लाइस कहाँ से आई, इस सर्कल से। तो सर्कल का एरिया भी हो गया πr²। अगर आप ये जानना चाहते हो कि रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ क्यों होता है, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। तो ये हमने इस सर्कल का एरिया का फॉर्मूला भी निकाल लिया। अब हम बात करते हैं सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है। जैसे देखिए ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा और यहाँ पर है सेंटर। तो ये जो स्लाइस होती है, इस स्लाइस को कहते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। इसको क्या कहा जाता है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। और अगर मैं, ये कौन सा रीजन है, रीजन। सेक्टर क्या होता है, रीजन एनक्लोज्ड बाय किससे कवर है, 2 रेडियस और एक आर्क। ये आर्क है और ये 2 रेडियस है। रीजन इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड आर्क ऑफ अ सर्कल। तो अब हमें देखना है कि ये एरिया हम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है। साथ में इस रीजन को क्या कहा जाता है, इस रीजन को कहा जाता है सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इसको कहा जाता है सेगमेंट ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेगमेंट कहा जाता है। अब ये कौन सा रीजन है, रीजन एनक्लोज्ड बाय वन आर्क एंड वन कॉर्ड। रीजन एनक्लोज्ड बाय 1 आर्क एंड 1 कॉर्ड। अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता कि कॉर्ड और आर्क क्या है, तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रखी है, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, वो वीडियो जरूर देखना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब हमारा टास्क है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या है और सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला क्या है। साथ में हमें कई बार ये भी बताने की ज़रूरत पड़ सकती है कि आर्क की लेंथ कैसे निकालें। ये एक सर्कल है और मान लीजिए सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है 55 डिग्री, तो मैं लेंथ कैसे निकालूं, लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकालूं। तो अब इतना नोट डाउन कर सकते हो। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ अ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, एक ऐसा रीजन जो 2 रेडियाई और एक आर्क से क्लोज है। ऐसे रीजन को कहा जाता है, जो स्लाइस टाइप दिखता है, ऐसे रीजन को कहा जाता है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ये सेक्टर है क्योंकि ये 2 रेडियाई, एक फर्स्ट रेडियस, सेकंड रेडियस और एक आर्क से कवर अप है। देखिए तो ये हो गया हमारा सेक्टर, या सिंपल लैंग्वेज में स्लाइस भी कह सकते हैं। हमें इसका एरिया का फॉर्मूला निकालना है, हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है कि इस सेक्टर का एरिया क्या होगा। तो देखिए मैंने कैसे लिखा है, अ फुल सर्कल जिसमें 360 डिग्री होते हैं उसका एरिया क्या होता है, πr²। इसमें कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री। आपने सुना होगा कंप्लीट एंगल में कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना है, 360 डिग्री। एरिया ऑफ स्लाइस फॉर 1 डिग्री, मान लीजिए पूरे सर्कल का एरिया πr² है, ये एक्चुअल में होता है, इसमें मानने की नीड नहीं है। तो मैं निकालना चाहता हूँ कि 1 डिग्री वाली स्लाइस का एरिया कितना होगा। 1 डिग्री वाली स्लाइस क्या है, ये एक सर्कल है, मैं इसको कितने टुकड़ों में बांटूंगा, 360 टुकड़ों में बांटूंगा, 360 टुकड़ों में डिवाइड करूंगा। तो हर स्लाइस में कितने डिग्री का एंगल आएगा, 1 डिग्री का। हर स्लाइस में कितने डिग्री का एंगल आएगा, 1 डिग्री का। इससे भी छोटा एंगल हो गया, समझाने के लिए बना दिया है 1 डिग्री। तो इस सर्कल में कितने डिग्री हैं, 360 डिग्री। मैं इस सर्कल को कितने हिस्सों में डिवाइड करने की बात कर रहा हूँ, 360 डिग्री। तो हर टुकड़े में कितने डिग्री आएगा, 1 डिग्री। इसलिए मैंने लिखा है एरिया ऑफ स्लाइस फॉर 1 डिग्री। 1 डिग्री वाली स्लाइस का एरिया क्या होगा, पूरे सर्कल का एरिया πr²। और ऐसी कितनी स्लाइस है इसमें, 360। तो एक स्लाइस का एरिया क्या होगा, 360 से डिवाइड कर दीजिए। ये यूनिटरी मेथड है, आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा। थीटा क्या है, थीटा ग्रीक लैंग्वेज का लेटर है, नोवा लेटर है, जिसका यूज हम करते हैं एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखिए इस पूरे का एरिया कितना था, 360 डिग्री जो कंप्लीट एंगल बन रहा है, इसमें कितना एंगल, इसमें इस एंगल में कितना एरिया था, πr²।
तो मैंने क्या करा, मैंने इस सर्कल को जिसमें 360 डिग्री है उसके 360 टुकड़े कर दिए। हर टुकड़े में कितने डिग्री एंगल आ जाएगा, 1 डिग्री, और वह हर टुकड़ा क्या कहलाएगा, स्लाइस। तो मैंने लिखा है एरिया ऑफ स्लाइस फॉर 1 डिग्री। तो 1 डिग्री का स्लाइस कितना होगा, क्योंकि इस पूरे का एरिया है पाई आर स्क्वायर और इसमें स्लाइस कितनी है 360, तो 360 से डिवाइड कर दिए, एक स्लाइस का एरिया आ गया। ये ठीक है। ऐसा एक कमरे में कितने लोग हैं, एक कमरे में लोग हैं 50, एक कमरे में 50 लोग हैं, और मान लीजिए मैं कह देता हूँ एक कमरे में टोटल लड्डू कितने हैं, एक कमरे में टोटल लड्डू हैं 200, और हर किसी को बराबर बराबर लड्डू दे रहा हूँ। तो बताइए कितना आ जाएगा, 4 कैसे आपने निकाला, आपने 200 लड्डुओं को डिवाइड कर दिया, किससे आपने डिवाइड करा, नंबर ऑफ पीपल से। तो 200/50 आ गया 4 लड्डूस पर पर्सन। तो वही मैंने यहाँ पर करा है। ये पूरा एरिया कितना है, पूरे लड्डू कितने हैं, पाई आर स्क्वायर 200, और एक आदमी कितने, और टोटल आदमी कितने हैं, टोटल है 50 आदमी। और अगर मैं बोलूँ टोटल डिग्री कितने इसमें 360 डिग्री, तो एक आदमी कितने लड्डू ले जाएगा 200/50। तो एक डिग्री वाली स्लाइस कितना एरिया ले जाएगी, तो मैंने टोटल एरिया को डिवाइड कर दिया 360 डिग्री से, तो ये आ गया 1 डिग्री वाली स्लाइस का एरिया। इजी अगर आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा है तो एरिया ऑफ स्लाइस फॉर थीटा डिग्री, अगर थीटा डिग्री होगा, थीटा डिग्री मतलब 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, 4 डिग्री हो सकता है। मान लीजिए आपको टोटल एरिया पता है, तो आपने 360 से डिवाइड करा, आपको 1 डिग्री वाली स्लाइस का एरिया पता लग गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 5 डिग्री वाली स्लाइस का कितना एरिया होगा, तो आप कहोगे 1 डिग्री वाली स्लाइस को 5 से गुना कर दो। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 1 डिग्री वाली स्लाइस का एरिया आपको पता लग गया, मैं कहता हूँ 20 डिग्री वाली स्लाइस का कितना एंगल एरिया होगा, तो आप कहोगे 1 डिग्री वाली स्लाइस का जितना एरिया है उससे मल्टीप्लाई कर दो 20 डिग्री वाली स्लाइस से, क्योंकि 20 डिग्री वाली स्लाइस में 1 डिग्री वाली स्लाइस कितनी बार है, 20 बार। तो देखिए वो यहाँ पर किया है, एरिया ऑफ स्लाइस फॉर थीटा डिग्री, तो थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। थीटा 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री, तो टोटल एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री वाली स्लाइस का एरिया कितना आया, क्योंकि इसमें 360 डिग्री है, तो मैं 360 टुकड़े करें, हर स्लाइस को कुछ ना कुछ एरिया मिल गया, वो एरिया ये था। अब आपको 1 डिग्री वाली स्लाइस का एरिया पता लग गया, तो थीटा डिग्री वाली स्लाइस का कैसे निकालोगे, 1 डिग्री वाली स्लाइस के एरिया को, ये रहा 1 डिग्री वाली स्लाइस का एरिया, थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है, मतलब मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, 2 को 5 से कर दूँ, आंसर तो एक ही आने वाला है। तो मैंने थीटा को यहाँ पर रख दिया और पाई आर स्क्वायर को राइट साइड में रख दिया। ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि दोनों एंगल है तो आसानी से कैंसल आउट हो सकते हैं। ऐसे ही अपना नेक्स्ट टॉपिक था लेंथ ऑफ अ आर्क ऑफ अ सर्कल, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, सर्कल की आर्क की लेंथ कैसे निकालेंगे। तो सिमिलरली इसी तरह होगा, यूनिटरी मेथड लगेगा। देखिए आप फुल सर्कल जो 360 डिग्री का एंगल कवर करता है उसकी सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ आर्क फॉर स्लाइस 1 डिग्री, 1 डिग्री वाली स्लाइस में कितनी लेंथ आ जाएगी। देखिए ये तो कंप्लीट सर्कल है, इसकी लेंथ कितनी होती है, बाउंड्री की लेंथ मतलब सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। तो अगर मैं इसके 360 टुकड़े कर दूं, 360 इसके 360 टुकड़ों में से डिवाइड कर रहा हूँ, तो एक टुकड़े के पास कितनी लेंथ आ जाएगी, ये जो कर्व लेंथ है एक टुकड़े के पास कितनी आ जाएगी, टोटल लेंथ हमारे पास 2 पाई आर, और 2 पाई आर को लेंथ को, ये जो 2 पाई आर लेंथ है इसको मैं बांट कितने टुकड़ों में लाऊं 360, तो एक टुकड़े के पास कितनी लेंथ आएगी 2 पाई आर बाय 360। जैसे यहाँ पर करा यूनिटरी मेथड है, अगर आपको टोटल लेंथ पता है और आपको ये पता है आप कितनी स्लाइस में बांट रहे हो तो आपको एक लेंथ पता लग जाएगी। एक कर्व लेंथ की बात कर रहा हूँ जिसको आर्क भी कहते हैं। तो टोटल सर्कमफेरेंस कितनी थी 2 पाई आर, और मैंने उस सर्कमफेरेंस को कितने टुकड़ों में बांट दिया 360। तो एक टुकड़े में कितनी सर्कमफेरेंस आ गई, एक टुकड़े में जो लेंथ ऑफ आर्क आई है जिसको पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस भी कह सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस भी कह सकते हैं, हो जाएगी। टोटल लेंथ को 360 से डिवाइड कर दिया। आपको ये पता है जो 1 डिग्री वाली स्लाइस होगी, आपको पता है जो 1 डिग्री वाली स्लाइस होगी उसकी आर्क लेंथ क्या है, इसी को आर्क कहते हैं, और इसकी लंबाई आर्क लेंथ। तो अगर मैं आपसे बोलूँ लेंथ ऑफ द आर्क फॉर स्लाइस थीटा डिग्री, अगर आपको 1 डिग्री वाली आर्क की लेंथ पता है तो मैं बोलता हूँ 5 डिग्री वाले आर्क की लेंथ, तो आप बोलोगे 1 डिग्री वाली जो स्लाइस है उसमें जो आर्क की लेंथ है उसे 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो थीटा डिग्री वाली स्लाइस की आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, एक स्लाइस वाली आर्क की लेंथ इनटू थीटा। अब कम्यूटेटिविटी होल्ड कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में जो थीटा को पहले लिख दिया 2 पाई आर को बाद में लिख दिया। अगर आप चाहो तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 से ये कट गया 180 टाइम्स,
तो देखिए ये फॉर्मूला भी बन गया। अब हमारा एक फॉर्मूला और बचा है, वो है एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और सबसे बड़ा भी फॉर्मूला है। 10th के सीबीएसई बोर्ड में इस फॉर्मूले से सवाल बहुत बार पूछे गए। वो क्या है, अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करो तो इस रीजन को कहते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। इसका फॉर्मूला क्या है, इसके एरिया का फॉर्मूला क्या है, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमें टोटल एरिया पता था सर्कल का, पहले हमने सर्कल के टोटल एरिया के 360 डिवाइड करे, तो हमने टोटल सर्कल के एरिया के 360 पार्ट करे, तब हमें पता लगा एक स्लाइस का एरिया क्या है। फिर हमें जितने डिग्री के स्लाइस का एरिया निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दिया और सेक्टर ऑफ सर्कल के एरिया का फॉर्मूला मिल गया। ऐसे यहाँ पर करा, हमें पता है पूरे सर्कल की सर्कमफेरेंस की लेंथ क्या होती है, 2 पाई आर। पहले मैंने निकाला 2 पाई आर, ये पूरे सर्कल में की लेंथ है सर्कमफेरेंस की। सर्कल में कितने डिग्री एंगल होता है, 360 डिग्री। तो मैंने 360 डिग्री से डिवाइड करके एक स्लाइस के आर्क की लेंथ निकाली। अब आपको जितनी भी स्लाइस के आर्क लेंथ निकालनी है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 1 डिग्री वाले स्लाइस की आर्क लेंथ आपको पता लग गई, मैं बोलूँ 5 डिग्री वाले स्लाइस की आर्क लेंथ या सेक्टर या आर्क लेंथ, तो आप क्या करोगे, अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर थीटा वही है। फिर कम्यूटेटिविटी होल्ड करी तो ये बन गया लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जो क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो आप इतना नोट डाउन कर सकते हो। हम समझते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है। सबसे पहले आपको बता दो सेगमेंट क्या होता है। आपने एक सर्कल ड्रॉ करा और ये हो गया सर्कल का सेंटर, तो ये जो रीजन है जो मैंने शेडेड करा है, इस रीजन को कहते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। इस रीजन का नाम क्या है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि डेफिनेशन क्या है इस रीजन की, तो आप कहोगे एरिया एनक्लोज्ड बाय वन कॉर्ड एंड वन आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल का एक ऐसा रीजन जो एक कॉर्ड और एक आर्क से इंक्लोज्ड होता है, उस रीजन को क्या कहते हैं, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो अब हमारा टास्क है कि ये एरिया फाइंड आउट करना, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे। तो देखिए मैं कुछ पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे मान रहा हूँ ABC और ये रेडियस उनकी OC। तो देखिए एक तरीका इसका ये है, अगर हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है तो पहले हम सेक्टर का एरिया निकालना है। सेक्टर क्या है, देखिए मैं डबल लेयर बना रहा हूँ, ये हो गया OABCO, ये क्या है, सेक्टर ऑफ सर्कल। तो पहले हम सर्कल के सेक्टर का एरिया निकाल लें और सर्कल के सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर लें। अगर हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा जिसमें सेगमेंट भी और ट्राइंगल भी है। फिर मैं ट्राइंगल माइनस कर दूंगा तो सेगमेंट का एरिया बचा। तो देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या सेगमेंट है, सेगमेंट का नाम है ABC। एरिया ऑफ सेगमेंट ABC कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है हमारा, OABC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा है, आपको फाइंड आउट करना है सेगमेंट का एरिया। आपको ये सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, ABC सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। सेगमेंट क्या होता है, एक ऐसा रीजन सर्कल का जो इंक्लोज होता है बाय अ कॉर्ड एंड अ आर्क। अब अगर आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है तो मैंने कैसे लिखा है, एरिया ऑफ सेगमेंट ABC कैसे निकालोगे, ABC एरिया ऑफ सेक्टर AOBC, ये पूरा एरिया निकाल लो। इस पूरे एरिया में से आप ट्राइंगल का एरिया घटा दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC का एरिया माइनस करना है। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर OABC क्या होता है, इससे पहले हम देख चुके हैं, थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अगर मैं ये रेडियस R ले लूँ, यहाँ पर जो एंगल सबटेंड कर रही है कॉर्ड वो थीटा मान लूँ। तो ये हमने इससे पहले ही जस्ट देखा है कि सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC का हमें एरिया निकालना है। तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखिए मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ और ये इसको मान लेते हैं D। तो कंस्ट्रक्शन में हम पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। आपने 6th-7th क्लास में पढ़ा होगा ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला। तो देखिए इस साइड को मैं मान रहा हूँ B, इस साइड को मान रहा हूँ B, तो ये भी B हो जाएगा और इसको मान रहा हूँ, ये पूरे थीटा तो ये हो गया θ/2, ये भी θ/2। ऐसा क्यों हुआ ये समझाता हूँ। देखिए आपके पास ये 2 ट्राइंगल हैं,
ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AAOD, इन ट्राइंगल AOD एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है, एंड ट्राइंगल COD। तो देखिए AO किसके बराबर हो गया, AO बराबर हो गया CO के। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों ही रेडियस है। और देखिए OD क्या हो गया, OD इक्वल टू OD। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों कॉमन है। OD इक्वल टू OD कॉमन, AO इक्वल टू OC बिकॉज बोथ आर सेम रेडियस ऑफ सर्कल। और एक चीज़ और चाहिए हमें, देखिए इस एंगल D को लिखा जाता है ODA इक्वल टू क्या हो जाएगा, ODC। क्यों, क्योंकि बोथ आर 90। तो देखिए एक ट्राइंगल की दो साइड OC और एक ट्राइंगल की दो साइड OA और OD, दूसरे ट्राइंगल की भी दो साइड OC और OD के इक्वल है, और एक उसमें से हाइपोटेन्यूस भी है और एक राइट एंगल है। तो हम RHS से क्या लिख सकते हैं, बाय RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड से हम लिख सकते हैं ट्राइंगल AOD क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। अगर ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब इनका शेप और साइज सेम है, तो ये ट्राइंगल इसको ढक लेगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी आधा होगा, ये भी आधा होगा। अगर इनमें B मानता हूँ तो ये भी B होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर हो जाते हैं। बाय सिम्प्लिसिटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। अगर आपको समझ में नहीं आया तो भी इस बात को स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंसी वाले टॉपिक्स आपको समझ में आएगा। अगर आपने यूट्यूब पर मेरी वीडियो देख रखी है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, तब आप ये समझ पाओगे। तो देखिए अभी के लिए ये हो गया हमारा थीटा, ये हो गया 360 डिग्री। थीटा क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ग्रीक लैंग्वेज का नॉर्मल लेटर है पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2। बेस बताइए, बेस क्या हो गया, ये भी बी, ये भी बी। यहाँ पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दोनों बी होंगे और ये θ/2 और θ/2 होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट, तब मैं इस ट्राइंगल को इसके ऊपर कवर अप करूंगा तो करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर हो जाएंगे। बेस की जगह क्या रहेगा, b + b 2b। हाइट क्या है हमारी, हाइट है OD। अब अगर आप ऐसे फॉर्मूला छोड़ने की सोच रहे हो, आप सोच रहे हो ये बन गया फॉर्मूला, तो ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि कभी भी अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर पूछेगा तो आपको OD तो पता ही नहीं होगा ना। एक आप सेक्टर का एरिया निकाल रहे हो तो आपको ट्राइंगल थोड़ी नहीं वो बना के देगा, आपको ये फॉर्मूला R और थीटा में ही देना पड़ेगा। जैसे ये फॉर्मूला है, सेक्टर का फॉर्मूला किस में है, R और थीटा में। पाई और 360 डिग्री तो कांस्टेंट होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए थीटा बड़ा हो गया तो रीजन भी फैल जाएगा, सेगमेंट का रीजन फैल जाएगा। थीटा छोटा हो गया मान लीजिए तो सेगमेंट का रीजन भी छोटा हो जाएगा। और अगर रेडियस बड़ी हो गई तो सेगमेंट का एरिया भी बड़ा हो जाएगा। तो ये जो एरिया है, सर्कल का एरिया हो गया या सेक्टर का एरिया हो गया या फिर सेगमेंट का एरिया हो गया या लेंथ ऑफ आर्क हो गई, इनमें से जो लास्ट वाले मैंने तीन बोले, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, एक तो रेडियस, दूसरा थीटा। तो आपको फॉर्मूला किस में छोड़ना है, रेडियस और थीटा में ही छोड़ना है, आर और थीटा में छोड़ना है। तो हमें देखिए मैं इस ट्राइंगल को यहाँ पर बना रहा हूँ, इस ट्राइंगल ये वाला पार्ट रोटेट कर रहा हूँ, ऐसे ये ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे ऐसे घुमा दिया, तो ये हो गया O, ये हो गया D, ऐसे घुमाएंगे, ये हो गया A। और देखना O पे एंगल क्या है, θ/2 और AO कितना है R और ये कितना है B। रफ डायग्राम है। मैंने इस वाले ट्राइंगल को, ये जो लेफ्ट वाला ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, इसको मैंने रोटेट कर दिया। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए, मुझे एक तो B नहीं चाहिए मेरे फॉर्मूले में, ठीक है, B को हटाना पड़ेगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ sin θ/2 बताइए। आपने पढ़ा होगा साइन थीटा का यहाँ पर थीटा होता है, तो साइन थीटा क्या होता है, P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। P क्या है मेरा, AD, और H क्या है मेरा, AO। AD की वैल्यू पुट कीजिए, AD कितना है B, AO कितना है R। तो देखिए ये इधर आ जाएगा R sin θ/2, R राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, राइट हैंड साइड में डिवाइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा, B। तो हमने B की वैल्यू तो निकाल ली, B फॉर्मूले में रहना भी नहीं चाहिए था, कि कभी भी आपको सेगमेंट देगा थीटा और R देगा, ये B और ये OD ये थोड़ी नहीं देगा। OD निकालते हैं, OD कैसे निकाल सकते हैं, कॉस की मदद से। तो बताइए कॉस θ/2 क्या हो जाएगा, कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा DU और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा AO। तो देखिए इनकी वैल्यू पुट कीजिए। DO क्या है हमारा, DO तो हमें पता ही नहीं है, अननोन है।
और AO कितना है R। अब ध्यान से देखिए, ये जो R राइट हैंड साइड में है, ये लेफ्ट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा कि राइट हैंड साइड में डिवाइड में, तो R cos थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, DU। ये वाला पार्ट यूज करा है, तो देखिए DU की वैल्यू आ गई। अब इस फॉर्मूले में पुट करना है हमें, तो ये हो गया थीटा 360 डिग्री पाई R स्क्वायर माइनस, देखिए 2 से तो 2 कट गया, तो B की वैल्यू पुट कीजिए। B की वैल्यू क्या आएगी, ये रहा R साइन थीटा बाई 2, और OD की DO की वैल्यू क्या है, DO कह लीजिए, OD कह लीजिए, R cos थीटा बाई 2। तो देखिए फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। एक लास्ट लाइन आप लिख सकते हो चाहो तो, देखिए फॉर्मूला यहाँ पर ले रहा हूँ, थीटा बाई 360 डिग्री पाई R स्क्वायर माइनस, देखिए R इंटू आर स्क्वायर, फिर आ जाएगा साइन थीटा बाई 2, और उसके बाद आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2। तो चाहो तो आप यहाँ पर फॉर्मूला छोड़ सकते हो, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल हैविंग एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड थीटा एंड रेडियस आर। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सेगमेंट है जिसमें एंगल बन रहा है थीटा और रेडियस है आर, तो उसके एरिया का फॉर्मूला ये रहा। आप चाहो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, R स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई, R स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लिया, माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि अपने आप में भी एक क्वेश्चन है कि प्रूफ कीजिए एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल इज दिस, पहला। दूसरा, अगर आपने 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक का एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला चैप्टर कर रखा है, तो बोर्ड में इस फॉर्मूले से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और हर बार वो एक नए क्वेश्चन तो इस फॉर्मूले से दे ही देता है। ये फॉर्मूला किसका है, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द सर्कल। आपको लग सकता है कि फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथ दिया है, तो एक ट्रिक यूज करके इसे थोड़ा सा छोटा बना सकता है। एक्चुअल में वो एक आइडेंटिटीज है, पर वो आपने अभी तक पढ़ी नहीं होगी, वो 11th में पढ़ोगे। वो आइडेंटिटी होती है साइन थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा। पहले समझाता हूँ, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इस आइडेंटिटी को आप थोड़ा सा चेक कर लेते कि आइडेंटिटी सही है या नहीं। एक एग्जांपल से रफली चेक कर रहा हूँ। अगर मैं थीटा की वैल्यू ले लेता हूँ, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो बताइए लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा की जगह 30 डिग्री, तो ये हो गया साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब चेक करता है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, 2 साइन 30 कॉस 30, 2 साइन 30 होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये भी √3/2। तो देखिए दोनों इक्वल है। तो ये एक आइडेंटिटी है, इसको मैं प्रूफ भी अभी दे सकता हूँ, पर आप 11th के स्टूडेंट नहीं हो, मैंने 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई भी नहीं है। अगर आप 11th के होगे तो आपको पता होगा। तो ये आप आइडेंटिटी याद कैसे रखोगे, ऐसे याद रखोगे, साइन और कॉस में अगर सेम एंगल है, और अगर साइन और कॉस के साथ 2 भी है, तो साइन के अंदर एंगल डबल हो जाता है, जो यहाँ पर है उसका दुगना, ऐसे याद रखोगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर भी एक ट्रिक अपनाऊँ, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला फैक्टर देखिए, ये वाला फैक्टर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। क्या कुछ चेंज हुआ, इस वाले फैक्टर की बात कर रहा हूँ, नहीं हुआ चेंज, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। अब फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर जो भी थीटा होता है उसका डबल हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए किसके बराबर हो जाएगा, साइन 2, यहाँ पर थीटा तो मैंने थीटा लिखा, यहाँ पर 2 थीटा है, तो यहाँ पर थीटा बाई 2 है, तो मैं थीटा बाई 2 लिखूंगा, 2 से 2 कट गया, साइन थीटा, और ये 1/2। तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो इस पूरे की जगह, ये पूरा किस में बदल गया, यही तो था, हमने यहीं से तो स्टार्ट करा था यहाँ पर। तो आप ये भी लिख सकते हो R स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। तो इससे थोड़ा सा फॉर्मूला आसान हो गया। थीटा क्या है, थीटा वो एंगल है जो कॉर्ड ने सेंटर पे सबटेंड करा। एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल हैविंग एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड थीटा एट सेंटर एंड रेडियस r। तो ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होगा, मैं चाहता हूँ आप इसको याद रखो, क्योंकि आप अगर 10th में फॉर्मूला यूज करोगे तो 10th में ये कहाँ से आया ये आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, आइडेंटिटी 10 के सिलेबस का पार्ट नहीं है।
तो आप ये फॉर्मूला कैसे बना आपको समझ में आ गया। इस लेक्चर में हमने देखा सर्कल क्या होता है। सर्कल क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। फिर हमने बात करी सर्कल की सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr। ये फॉर्मूला क्यों भी होता है ये भी हमने एक्टिविटी से समझा था। फिर हमने देखा था एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, πr², और πr² क्यों होता है ये भी हमने एक्टिविटी से समझा था। साथ में मैंने आपको एक एनिमेटेड वीडियो भी दिखलाई इसी लेक्चर में। उसके बाद हमने देखा लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला, साथ में वो फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी आपको एक्सप्लेन किया। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है उसका फॉर्मूला, और वो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला कहाँ से आया वो भी आपको एक्सप्लेन करा। और लास्ट चीज़, क्योंकि एरिया रिलेटेड टू सर्कल में मैं आर्क लेंथ नहीं बताता तो भी चलता, फिर भी मैंने वो कवर करी। फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल में लास्ट चीज़ आती है सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला ये मैंने कवर करा। पहले सेगमेंट का एरिया निकालना है तो पहले सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए, उसमें से ट्राइंगल का एरिया घटा दीजिए। तो सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। सेक्टर का एरिया इससे पहले हम कर चुके हैं प्रूफ। ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस की जगह 2b, बेस b प्लस b 2b, और OD ये हो गया हाइट। ये अगर आपको समझ में ना आए तो भी कोई नीड नहीं है इसकी, ये बस ये दिखलाने के लिए था कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। बस तो आज के लेक्चर में इतनी उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हो, जिससे मैं और ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा वीडियो बनाने के लिए। और तो मैं जो आपको फॉर्मूले करा चुका हूँ उन फॉर्मूले से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि जो फॉर्मूले हम समझे कि फॉर्मूले क्या होते हैं, वो फॉर्मूले कैसे डेराइव हुए, उनसे हम सवाल भी कर सकते हैं। तो देखिए सवाल फर्स्ट, फाइंड द फॉलोइंग एरियाज रिलेटेड टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। आपको ये 3 चीज फाइंड आउट करनी है। पहला एरिया ऑफ सर्कल, तो देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। ये मैं बता भी चुका हूँ कहाँ से आया, वैल्यू पुट कीजिए पाई की जगह 22/7। एक छोटी सी बात और कि अगर पाई की वैल्यू आपसे बोला जाए कि 22/7 लेनी है, जो अब मैं कह रहा हूँ, तब जाके आपको 22/7 लेनी है, 22/7 लेनी है। अगर कुछ ना कहे तो पाई की जगह पाई भी रख सकते हो। जैसे मान लीजिए सवाल में इंफॉर्मेशन नहीं दी होती कि पाई इक्वल टू 22/7, अगर ऐसा नहीं दिया होता तो ये सवाल कैसे होता, रेडियस की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर, ये हो जाता 7 का स्क्वायर 49, और ये हो जाता 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर है तो ये भी आंसर है। ये उससे ज़्यादा एक्यूरेट है। अगर आप पाई की वैल्यू 22/7 ले लो, उससे ज़्यादा एक्यूरेट है ये आंसर। अगर आपसे कहा जाए पाई इक्वल टू 22/7 लीजिए, तब आप पाई इक्वल टू 22/7 लोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 के नियरली क्लोज होती है, ये दोनों इक्वल नहीं होते। तो अगर मैं आपको कह देता हूँ कि पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है आपको, तो ये सवाल किस तरीके से हो जाता, अगर कुछ नहीं कहा गया पाई की वैल्यू क्या लेनी है तो यही है आपका आंसर। पर अगर आपसे कहा जा रहा है कि पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह आ जाएगा 7 दो बार क्यों आया, क्योंकि आर का स्क्वायर है। 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, 22 × 7, और ये मल्टीप्लाई करके 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एरिया वाला पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल फॉर थीटा 60 डिग्री। ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि एक हमारे पास सर्कल है और एक सेक्टर है जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका भी फॉर्मूला मैं डेराइव कर चुका हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 डिग्री, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू πr²। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7। और कहा गया था कि सर्कल, ये जो एरिया निकालने हैं सर्कल से रिलेटेड चीज़ों के, इसमें रेडियस तो 7 ही रहेगी। 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 6 टाइम ये हो गया 6 बार में, और ये कितना हो गया 22, और ये 7। 22 का 7 से तो मल्टीप्लाई कर ही चुके हैं, क्या था वो देखिए 22 × 7 154, और 6 से डिवाइड करके लिखना है। चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 बार में आ जाएगा 12, 12 कितना बचेगा 3 बचेगा, फिर 5 बार में आ जाएगा, 5 बार में कितना आ जाएगा, 5 बार में आ जाएगा 30, फिर 4 बचेगा, फिर 4 में 0 लगाओगे, फिर पॉइंट, फिर 6 बार में 36, फिर से 4 बचेगा, बार बार 6 आता रहेगा, तो इसे राउंड ऑफ करके क्या लिख देते हैं 67 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है।
एक लास्ट पार्ट बचा है, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपको ये वाला करना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, यहाँ पर ये लिखना जरूरी है सेगमेंट ऑफ सर्कल, क्योंकि सेगमेंट तो लाइन का भी हो सकता है, लाइन सेगमेंट। फॉर्मूला आता थीटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। पर इस बार आपको थीटा 60 डिग्री नहीं दिया, 45 डिग्री दिया है, इस बात का ध्यान रखना। तो थीटा की जगह 45 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 360, पाई की जगह 22/7 22/7, आर की जगह 7 इंटू 7 माइनस आर की जगह 7 इंटू 7 साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। अब आगे सॉल्व कीजिए, देखिए 7 से 7 हो गया कैंसिल आउट, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 45 से ये कैंसिल आउट हुआ 8 बार में, 1/8 22 इंटू 7 154 माइनस 49, ये हो गया हमारा साइन 45/2 कॉस 45/2, ये हो गया हमारा। अब आप कहोगे हमें साइन, यहाँ पर साइन 2 बार लिख दिया, आप ये कह सकते हो हमें साइन 45/2 तो पता ही नहीं है। तो मैं आपसे कहूँगा जो मैंने आइडेंटिटी आपसे कही थी कि वो आइडेंटिटी 11th में वो यूज कीजिए। अगर आप वो आइडेंटिटी यूज करोगे तब जाके सवाल हो पाएगा, क्योंकि आपको साइन 45/2 नहीं पता। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ी है तो आपको आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी क्या थी कि साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 साइन थीटा। ये मैं प्रूफ कर चुका हूँ, तो ये मैं यूज करूँगा। तो मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ, ये वाला पार्ट आप ज़्यादा नोट डाउन कर सकते हो। पर अगर ऐसा एंगल होता, अगर हमारे पास ऐसा एंगल होता जो आसानी से डिवाइड हो जाता तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो देखिए ये हो गया 1/8 154 माइनस 49, और ये पूरे किसके बराबर हो जाता है, देखिए साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2, एंगल का डबल कर दिया। यहाँ पर थीटा/2 था, यहाँ पर थीटा ही है, बस जहाँ पर थीटा/2 था वहाँ पर थीटा ही है, और 2 नीचे आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, इनटू में साइन 45 डिग्री और 2 अपॉन में आ गया। तो ये हो गया हमारा 154/8 माइनस 49/2, और ये कितना होता है, साइन 45 होता है 1/√2। तो देखिए क्या हो गया, 154/8 माइनस 49/2√2। अब यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं, चाहे तो और भी सॉल्व किया जा सकता है, पर ये भी छोड़, यहाँ पर भी आप आंसर को लेफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि √2 की भी एग्जैक्ट वैल्यू आप पॉइंट में लिख नहीं पाओगे। और अगर ये एंगल थीटा/2 में नहीं होता तो कैसे करते, एक सवाल ये भी करा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं सवाल को थोड़ा सा बदल रहा हूँ, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल फॉर थीटा 90 डिग्री, मान लीजिए ऐसा सवाल दिया है। तो देखिए क्या क्या चेंज होगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, आप वीडियो पॉज करके इतना नोट डाउन कर सकते हो, या आगे भी सॉल्व किया जा सकता है अगर आप चाहो तो। बाकी इतना भी छोड़ने में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि एरिया तो उतना ही रहेगा जितना सॉल्व करके। तो मैं एक और आपको एग्जाम्पल्स दे के करा रहा हूँ, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल फॉर थीटा 90 डिग्री। ये इसलिए लिया जा रहा है कि इस बार डिवाइड हो जाए, ताकि आसानी से हम कर पाएँ, एरिया आसानी से निकाल पाएँ। तो देखिए थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 90 डिग्री। इस बार 90 डिग्री वाला कैसा होगा हमारे पास सेगमेंट, देखिए ये 90 डिग्री है, तो हम इसका एरिया निकालना चाह रहे हैं। इसका एरिया अगर रेडियस 7 है तो, और थीटा 90 है, तो ये हो गया 360 डिग्री 22/7, आर की जगह आ गया 7 इंटू 7 साइन 90/2 कॉस 90/2, क्योंकि इस बार थीटा क्या है हमारा 90 डिग्री, तो साइन 90/2 एंड कॉस 90/2। अब आगे क्या किया जाएगा, आगे डिवाइड कर दीजिए। देखिए ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 9 के टेबल में 1 बार में, ये 4 बार में, 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, ये हो गया 154 माइनस 7 इंटू 7 49, और ये कितना हो गया साइन 45 डिग्री, और ये हो गया हमारा कॉस 45 डिग्री। अब आगे देखिए, ये जो मैंने 45 वाला डिग्री, ये जो मैंने सवाल कराया था थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ये एक पर्पस से कराया था कि अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे कर पाओगे। अब देखिए सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 154/4 माइनस ये कितना हो गया 49, और
साइन 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 45 कितना होता है 1/√2। ये हो गया 154/4 माइनस 49 √2 इंटू √2 √4 जो कि 2 ही होता है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, पहले इसे 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 3 बार में 12 गया, कितना बचा 3 बचा। उसके बाद 8 बार में कितना गया 32, 2 बचा, 2 में 0 लगा देंगे 0.5 और ये डिवाइड करोगे ये क्या आ जाएगा 24.5। फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0.4 और ये हो गया 1। इसका मतलब जी पॉइंट तो लिखने की ज़रूरत, जीरो के बाद अगर पॉइंट के बाद जीरो होता है तो जीरो लिखने की नीड नहीं है। आ गया हमारा आंसर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए थे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ये समझ में आए होंगे कैसे यूज करने एग्जाम में।